नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। शाह का खेल, कांग्रेस फेल। जी हां, बीएसपी वालों को खर्चा पानी देते हो कि नहीं। चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने उज्जैन के एक होटल के हॉल में बैठक के दौरान पार्टी पदाधिकारियों से ये सवाल पूछा था और कहा था कि सभी समझ गए कि अब करना क्या है। इसके एक दिन बाद अमित शाह ने ग्वालियर में भी सपा बसपा प्रत्याशियों की मदद करने की सलाह नेताओं को दी थी। अब नतीजों से साफ है कि शाह की नीति कांग्रेस पर कितनी भारी पड़ी। ऐसी 29 सीटें जहां कांग्रेस की हार का अंतर सपा बसपा प्रत्याशियों को मिले वोटों से कम है। 28 सीटों पर सपा बसपा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की मौजूदगी से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा रतलाम जिले की सैलाना सीट भी ऐसी रही जहां भारत आदिवासी पार्टी के कारण कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटों में से 60 पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। बुंदेलखंड में 26 सीटें आती हैं। यहाँ की सपा बसपा की वजह से कांग्रेस 7 सीटों पर हार गई। बघेलखंड की 30 सीटों की बात करें तो 7 पर बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ दिए। महाकौशल नर्मदापुरम अंचल की 8 सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी निर्दलीय और दूसरे दल के प्रत्याशियों ने कांग्रेस को हराने में निर्णायक भूमिका निभाई। चुनावी रणनीति के हर क्षेत्र में कांग्रेस के इस हार को लंबे समय तक याद किया जाएगा। तो आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये शाह ने जो पूरा गेम प्लान किया या फिर एक वो लाइन जिसने सपा बसपा को ज्यादा वोट दिलवाए या फिर समीकरण कुछ और थे, रणनीति कुछ और थी। समझने की कोशिश करें। तो देखिए, उन्होंने जो कहा उसके बाद तमाम लोगों को समझ में आ गया कि करना क्या है। तो ये जो गेम था 29 सीटों पर, इसी गेम में कांग्रेस फंसती हुई दिख रही है। अशोक साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? अशोक शुक्ला जी, एक वो बयान कि खर्चा पानी देते हो कि नहीं, इसने पूरा गेम बदल दिया, ये कहेंगे आप, या फिर वाकई मानते हैं कि सपा बसपा और बाकी जो निर्दलीय लड़े गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, उन्होंने कांग्रेस को हराने में अहम भूमिका निभाई? देखिए, अब जो नतीजे हैं मैं उनको अप्रत्याशित नहीं कहता हूं, बल्कि ये कहता हूं कि संभावित नतीजे थे। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना लक्ष्य रखा था वो भी 150 के आसपास रखा था। और जैसा भी आप भी बतला रही थी और ये खबर भी थी कि किस तरह से सपा बसपा और इनको साधने की एक नसीहत जो है वो उज्जैन में पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया था अमित शाह ने। और कई स्थान तो ऐसे हैं जहां 5-4 वोटों के अंतर से हार जीत हुई है, और वहां पर अगर आप सपा और बसपा की मौजूदगी में जो उनको वोट मिले हैं, अगर उसको आप कांग्रेस के वोटों के साथ जोड़कर देखें तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये 163 सीटें आई हैं, ये काफी कुछ घट सकती थी। जो मध्य प्रदेश में जो सिनेरियो था जिसको हम लोग चुनाव से 2 महीना पहले देख रहे थे, उसमें लाडली बहना का जो एक बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला शिवराज जी ने खेला था, उसका उनको फायदा मिल रहा था। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन था वो हर बूथ को मजबूत करने की जो एक कोशिश थी वो थी। साथ में जो मोदी जी का एक बड़ा चेहरा भी सामने था, और उसके पीछे जो एक रणनीति थी किस तरह से सपा बसपा और आप एक चीज और आप देखिए कि कांग्रेस किस तरह से अहंकार में डूबी थी। और कमलनाथ जी तो काफी वरिष्ठ व्यक्ति हैं और उनसे हम लोग विनम्रता की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन वो पहले उन्होंने 2020 में अपनी पार्टी के सिंधिया जैसे एक बड़े नेता को ये कहा था कि सड़क पे उतरते हो तो उतर जाए। और इस बार जब उनसे सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश के बारे में जब पूछा गया कि साहब अखिलेश जो है कुछ सीटों को शेयर करना चाहते हैं मध्य प्रदेश में, तो कमलनाथ जी ने कहा और अखिलेश। तो मुझे लगता है कि पांव में कुल्हाड़ी मारने का काम जो है कांग्रेस ने खुद किया है। और भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी कि किस तरह से सपा बसपा और इनको जो है फंडिंग देकर मजबूत करिए या इनको जैसे भी मजबूत करिए, इनकी मौजूदगी जो होगी वो कहीं बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगी। और हुआ भी यही है। और बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां सपा बसपा अगर ना होते और सीधे फाइट अगर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होती तो शायद नतीजे उस तरह से नहीं होते जिस तरह से निराशाजनक नतीजे कांग्रेस के लिए इस चुनाव में आए। इसलिए बीजेपी में अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है कि उनके जो एक लाइन से बाकी प्रत्याशी समझ गए कि उन्हें करना क्या है। बहरहाल नीलाभ शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ नीलाभ जी आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी नीलाभ जी, अशोक जी ने भी अपना विश्लेषण रखा और ये भी माना गया कि लड़ बीजेपी आपसे रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने साथ सपा बसपा को भी लेकर चल रही थी, जो वो लाइन कही गई उज्जैन में, और ये आप पर भारी पड़ गई। और अशोक जी ने भी ये कहा कि सब समीकरण एक तरफ, लेकिन अहंकार कांग्रेस को ले डूबा।
देखिए, सपा बसपा को जो वोट पड़े, तो ऐसा तो है नहीं जो कांग्रेस की वोट है वही सीधे पड़े। सपा बसपा के लड़ने से भाजपा को ही फर्क पड़ा, कांग्रेस को ही फर्क पड़ा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। और ऐसा तो नहीं है कि जो सपा बसपा के जो लोग खड़े हुए उसको सिर्फ कांग्रेस के वोट ही उन्होंने काटे, हाँ। भाजपा के भी काटे, कांग्रेस के भी काटे। सब कुछ वोटों में नाम तो लिखा नहीं, कांग्रेस के वोट ही कटे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हर तरह की रणनीति अपनाई। अमित शाह ने सबसे पहले आह्वान किया था कि जो अधिकारी कमल का साथ नहीं दे उसे छोड़ना मत। सबसे पहला आह्वान जो उन्होंने किया था, एक अधिकारों में भय का वातावरण पैदा किया कि कहीं उसका आह्वान मानेंगे हम, जो अधिकारी कमल का साथ दे, स्पष्ट निर्देश। उसके बाद एग्जिट पोल आया, वो भी एक तरह का मैनिपुलेट करके बनाया गया था ताकि अधिकारों पर दबाव बने। उसके बाद आप देखिए जो डाक मतपत्र है, लगभग 190 सीटों पर डाक मतपत्र में कांग्रेस जीत रही है। उसमें अधिकांश कर्मचारियों को, पुलिस कर्मियों को वोट डालने से वंचित रखा गया, वरना यह आंकड़ा लाखों में जाता। उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया, शट एंड फुट, ये भी एक वो की गई। फिर भी हम जो जनादेश हमें स्वीकार है, हम आत्मचिंतन करेंगे, समीक्षा करेंगे, आत्मावलोकन करेंगे, हमसे कहाँ गलती है। लेकिन फिर भी हम हारे, लेकिन हमने हार नहीं मानी, ये बड़ा सवाल है। हारे हैं, हार नहीं मानी। हम 66 सीटों पर जीते हैं और अन्य सीटों पर भी जनता का हमें भरपूर प्यार और समर्थन मिला है। हम यही उम्मीद करते हैं भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए, जो घोषणाएं किए, वो पिछले 18 सालों में जनता को जो भ्रमित किया गया, वो घोषणाएं वापस इस तरह की ना हो जाए। हम यही उम्मीद करते हैं कि प्रदेश को कर्ज मुक्त करेंगे। हम यही उम्मीद करते हैं कि प्रदेश में भ्रष्टाचार कम करेंगे। हम यही उम्मीद करते हैं इनसे अब ये कम से कम अपराधियों का साथ नहीं देंगे, माफियाओं का साथ नहीं देंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकारी नौकरियों की भर्तियां शुरू हो जाएगी, महिलाओं क्योंकि बलात्कार में अव्वल प्रदेश में महिलाएं अब सुरक्षित रहेगी। लाडली बहना का जो आपने इवेंट बनाया, लाडली बहना को बराबर उसकी किस्त मिलेगी। विधवा पेंशन जो आपने बंद कर दी थी वो चालू हो जाएगी। विकलांग दिव्यांग पेंशन जो बंद कर दी थी वो चालू हो जाएगी। कोरोना में अनाथ बच्चों की जो पेंशन आपने बंद कर दी थी वो चालू हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं, लेकिन फिर भी वो द्वेषपूर्ण राजनीति नहीं करेंगे, आप आपकी सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं करेंगे। लेकिन हम फिर रिपीट करें, जो जनादेश हमें स्वीकार है। ये कहा गया था कि कई सारे जो आपसे नाराज थे, जिनका टिकट भी बदला नीलाभ जी, और वो उन्होंने सपा बसपा का सहारा लिया, आम आदमी पार्टी, क्योंकि इस बार बहुत सारे दल कूद गए थे, ऐसा लगा था। पहले निर्दलीय सपा बसपा ही थे, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी आ गई, AIMIM अपना जनाधार बनाने में लग गई। तो आपको लगता है कि मतलब इसका कांग्रेस को नुकसान हुआ, लेकिन बीजेपी को भी नुकसान हुआ, ये आप मान रहे हैं? और आपने कहा कर्मचारियों को वोट नहीं डालने दिया गया। दोनों के वोट करते हैं उसमें, ऐसा थोड़ी कांग्रेस का नाम लिखा उसमें नहीं। जो सिलेक्शन था, कैंडिडेट सिलेक्शन था, उसमें से जो आपसे टूट कर गए, उन्होंने दूसरे दलों का सहारा लिया, वो भी आपके लिए वोट कटुआई साबित हुए? देखिए, हमारे लिए नहीं, भाजपा के लिए भी हुए वो। तो मेरे वो आपके कैंडिडेट थे जिन्हें आपने दूसरे दलों तक जाने दिया। जब दूसरे दल में चले गए तो उसको सभी दल का वोट मिलेगा। भाजपा के भी वोट भी कटेंगे, सबके कटेंगे, सब नहीं कांग्रेस के वोट कटेंगे। तो ये वो उचित नहीं, जिस अगर बसपा लड़ रहे हैं, सपा से लड़ रहे हैं या ओबीसी की पार्टी लड़ रहे हैं, तो सभी भाजपा को इससे नुकसान हुआ, कांग्रेस को भी इससे नुकसान हुआ है वोटों का। वोट शेयर देखा जाए तो बीजेपी का बढ़ा है सर नीलाभ जी, इसलिए ये कहा जा रहा है कि अगर कटे हैं तो वो कटकर कौन से आपके पास गए या दूसरे दलों के पास गए? कांग्रेस का वोट शेयर कहाँ कम हुआ है बताइए आप? न्यूनतम 0.4 समथिंग कुछ कम हुआ है। कांग्रेस का वोट शेयर तो वही रहा है, 40% वोट शेयर हमारा रहा है। ठीक है, ये आपको लगता है आपके भी वोट कम नहीं हुए और बीजेपी के बड़े हैं, तो अब ये समझना होगा। चेतन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। चेतन जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। सुन पा रहे हैं तो आप प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। अभी नीलाभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनका बताना है कि साहब ऐसा नहीं है कि अगर हम BSP सपा की को लेकर जो रणनीति आप लोगों ने बनाई थी, खासतौर पर उज्जैन से जो अमित शाह जी का वक्तव्य निकलकर सामने आया था, उसको लेकर तमाम जगहों पर चर्चा रही और वो एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ शायद आपके लिए, जहां आप लोगों ने एक्टिव मोड पर सपा बसपा का साथ दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत रणनीति के रूप में चुनाव को फेस किया है और उस रणनीति पर सारे कार्यकर्ताओं को उतारा है हमने उस रैंप पर। हमने रणनीति बना करके, जैसे कांग्रेस का क्या है, मैं पहले भी कहता था, शायद इनके कांग्रेस के लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, अगर हमारी कमजोरियां हैं तो उन कमजोरियों को लेकर के आपको उस कमजोरियों को जनता के बीच में जाना पड़ेगा। लेकिन ये लोग एयर कंडीशन से बाहर नहीं निकलते, ये सोचते हैं हमने बाइट दे दी, हमने 10 लोगों के साथ प्रदर्शन कर लिया, फोटो खिंचवा दिए, ऐसे नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में होने के बाद भी एक एक कार्यकर्ता, मैं खुद इस चीज का गवाह हूं, जैसे मेरे पास बैतूल था, लगे हैं दिन रात। हमारा कार्यकर्ता कहता था भाई साहब
आज ये कार्यक्रम, कल से दूसरा कार्यक्रम आ गया। मैं सच कहता हूँ, आगामी 6 महीने से निरंतर ऐसे कार्यक्रम, मैं तो समझता हूँ कि सरकार में भी लोगों को छुट्टी मिलती है, लेकिन कार्यकर्ताओं को काम करने से कभी छुट्टी नहीं मिली। तो हमारा कार्यकर्ता उस रैंप पर कंटिन्यू काम करता है, और जो पार्टी ने तय किया था, हमको अकेले दम पर 51% वोट हासिल करना है। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि संगठन की रणनीति पर आधे मध्य प्रदेश ने रैंप किया है। 51% मतदान हर पोलिंग पर भारतीय जनता पार्टी को, ऐसे 117 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा ने हासिल किया। ये छोटा लक्ष्य नहीं था। रही बात, हमारे मित्र कह रहे हैं माननीय अमित शाह जी ने अधिकारियों को चमकाया, तो माननीय अमित शाह जी तो केंद्रीय गृह मंत्री हैं। आपके भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने तो उससे ज्यादा लोगों को चमकाया ना। फिर तो उन अधिकारियों को आपके साथ आना चाहिए था। कांग्रेस कभी भी अपनी गलतियों का, कर्मचारियों को वोट ही नहीं करने दिया आपने। ये हर चीजें हारने के बाद क्यों आ रही हैं? अगर आपको लगता था नहीं करने, तो इससे पहले भी तो आप कर सकते थे ना। अभी तो इनके हार के नए नए कारण आएंगे। अब नीलम जी को ये दिक्कत आ रही है कि हमने जो वादा किया उस पर हम काम करेंगे कि नहीं। अरे आप तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कहते थे कि घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं। आपको याद होगा, आपके चैनल पे लोग कहते थे हम अंडर 60, अंडर 70 आने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि आपने कहीं ना कहीं जरूरत से पहले अपने आप को सरकार में सम्मिलित कर लिया था। आप ये मान के चल रहे थे कि आप सरकार के रूप में इस मध्य प्रदेश में आ चुके हैं। कभी आपके कार्यकर्ताओं ने, आपके नेताओं ने इस बात को समझने की कोशिश नहीं की कि जो आप महसूस कर रहे हो, इन किन कारणों पर कर रहे हो। क्या मध्य प्रदेश या देश कहीं का भी हालात हो, क्या किसी किसान की, गरीब किसान की चिंता किसी सरकार ने की क्या कभी माताओं बहनों की चिंता आपने की क्या? कभी लाडली बहनाओं की क्या? और अभी आप जो आरोप लगा रहे हो कि हम जो विधवा पेंशन हमने बंद की, मैं तो आज सवेरे ही मेरे ऑफिस में बैठा था तो कई लोग आए, मैंने जानबूझ करके पूछा, क्योंकि पूरे चुनाव में हवा बनी थी कि हमने विधवा माताओं की पेंशन बंद की। मैंने 3 लोगों से पूछा, तीनों ने कि नहीं भैया हमको पूरी पेंशन मिली। उन्होंने एक बात जरूर, मैंने कहा आपको लाडली बहना योजना का लाभ मिला कि नहीं? तो बोले नहीं, सरकार ने ये कहा था कि पहले स्पेस हम उनको देंगे जिनको किसी प्रकार की पेंशन नहीं मिल रही है। आप कम से कम जो बात कह रहे हो जनता की सच्चाई से तो कहिए। उन माताओं ने हमको बताया तो हमको भी लगा कि नहीं, हमने तो तय किया था कि पहले जिनको हम किसी प्रकार की, जिन बहनों को हम मदद नहीं कर रहे हैं, हम पहले चरण में उनको सम्मिलित करेंगे। लेकिन हमने ईमानदारी से उनको सम्मिलित किया ना। हमको अगर हमारी कमियां हैं तो उन कमियों का विश्लेषण करके उस पर काम करने का, अगर काम करना है तो हमको करना है, आपको नहीं करना। सरकार के रूप में आप बता रहे हो हमने इतने करप्शन किए, इतने भ्रष्टाचार किए, आप बोलते बेगाहों में पैसा नहीं है। ये सारी चीजें नहीं होने के बाद जनता हम पर भरोसा कर रही है, ऐसा क्यों होता? कभी आप इसके बारे में सोचते? ठीक है, एक और सवाल जो मैं अशोक जी से समझने के बाद आप लोगों से भी उस पर जवाब लूंगी। अशोक जी, भारत आदिवासी पार्टी, पहली बार हमने देखा कि इस पार्टी से एमएलए कोई आया, हालांकि नई पार्टी है। इसने ये बताया कि आदिवासी वोट बैंक पिछली बार जो गया था कांग्रेस के पास, वहां आदिवासियों में भी पैठ जो है कमजोर होती हुई पकड़ कांग्रेस की दिखाई दे रही है, क्योंकि सैलाना सीट पर भारत आदिवासी पार्टी का कैंडिडेट अगर जीत जाता है और कांग्रेस हार जाती है इस सीट से, तो ये माना जाता है, बीजेपी भी हारी है, जाहिर सी बात है। तो ये आदिवासी वोट बैंक कहाँ जा रहा है, फिर किसके पास जा रहा है? देखिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए अब आदिवासी भी जो है उनमें भी राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है, और जो दलित समाज के लोग हैं उनमें भी बढ़ी है। कभी आपने ये देखा होगा कि एक पुराना दौर था जब आदिवासी जो वोट था वो सीधे तौर पर कांग्रेस का परंपरागत वोटर माना जाता था, और 2018 में भी कांग्रेस जो है वो मालवा निवाड़ की जो आदिवासी बहुल सीटें थी वहां पे अच्छा प्रदर्शन था। लेकिन इस बार देखिए वो कमजोर है। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। गोंगपा और बसपा जो है साथ में मिलकर लड़ रही थी, और एक अभी जिनके एक विधायक चुन के आए हैं वो भी आदिवासी एक पार्टी जो है उसकी भी मौजूदगी थी। तो अब राजनीतिक जागरूकता जैसे जैसे बढ़ेगी, या कहें कि राजनीतिक चेतना जैसे जैसे लोगों में जगेगी, ज्यादा होगी, तो वो लोग इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करेंगे, और ये छोटी छोटी पार्टियां जो हैं ये निश्चित तौर पर जो है बड़े दलों का जो जातीय समीकरण होता है उसको बिगाड़ने का करेंगे। तो फिलहाल जो है आदिवासी वोट भी जो है, या आदिवासी जो समाज है वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए अपनी एक पार्टी बनाकर जो है वो मैदान में है, और देर सवेर इसके परिणाम जो है वो दोनों दलों को प्रभावित करेंगे। और जो अभी जो नतीजे आए हैं, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो है एक तरफा जो जीत हुई है बीजेपी की, उसमें जो 2 कारण है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जिन नेताओं की जन स्वीकारोक्ति है, जैसे हम लोग ये देख रहे हैं कि देश में मोदी जी की जन स्वीकारोक्ति है, जनता उनको मानती है, उनको स्वीकार करती है, और मोदी का चेहरा सामने रखकर जहाँ कहीं भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है उसको कामयाबी मिल रही है।
एक दो राज्य आप अपवाद के तौर पर कह सकते हैं, कर्नाटक जैसे, लेकिन अभी भी जो है कांग्रेस के पास में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसकी जन स्वीकारोक्ति उस तरह से हो जैसे मोदी जी की। बीएसपी वालों को खर्चा पानी देते हो कि नहीं, इस सेंटेंस का बार बार जिक्र इसलिए हो रहा है सर कि क्या बीएसपी वाकई खुद के लिए लड़ रही थी या फिर बीजेपी को जिताने के लिए लड़ रही थी? क्योंकि अगर खर्चा पानी पहुंचा है तो फिर सवाल वही आ जाता है कि वो लड़े किसके लिए। ये सवाल मुझसे है? जी अशोक जी। देखिए, अगर आप ये देखें तो प्रारंभ में जब बीएसपी आई थी मैदान में तो उसने सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस का किया था। काशीराम जी की अगुवाई में जब बीएसपी बनी थी तो पूरे देश में कांग्रेस का जो बड़ा वोट बैंक था, हालांकि वो बहुत ज्यादा नहीं होता था, वो 33% या 30 से 33% के आसपास कांग्रेस का एक वोट बैंक होता था, जिसके दम पे कांग्रेस लंबे समय तक देश में सत्ता में रही है। तो वो छिटक गया था और वो सीधे तौर पर जो है बीएसपी के खाते में चला गया था। लेकिन 2017 का अगर उत्तर प्रदेश का आप चुनाव देखें, जो महाविजय थी भारतीय जनता पार्टी की, तो कहीं ये बीएसपी के खाते से निकलकर ये जो है बीजेपी के पक्ष में जा रहा था। तो मुझे लगता है कि जब भी बीएसपी की मौजूदगी होती है तो कांग्रेस को जहां नुकसान पहुंचाती है वहीं कहीं ना कहीं इसका आंशिक फायदा जो है अब बीजेपी को भी मिलता हुआ दिख रहा है। और मध्य प्रदेश की राजनीति में भी हम लोगों ने भी ये देखा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के जो असंतुष्ट नेता थे वो कहीं कहीं बीएसपी से लड़ने गए थे, तो जाहिर तौर पर उन्होंने जो नुकसान किया है, हालांकि अभी शुक्ला जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे थे वो कह रहे थे कि भाई ये इनकी मौजूदगी जो होती है दोनों दलों को प्रभावित करती है। बिल्कुल मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि ये दोनों दलों को प्रभावित करती है, लेकिन ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? जिसकी झोली खाली है। झोली खाली से मेरा तात्पर्य ये है कि अगर वोट बैंक वोट का प्रतिशत आप देखें तो जहां एक लक्ष्य निर्धारित किया था भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने कि 51% के आसपास हमको लेना है और वो 49% के आसपास बने हुए हैं, वहीं कांग्रेस अपना जो पिछला उसका जो एक वोट प्रतिशत था 40 उसके आसपास ही बनी हुई है, उसको बढ़ाने में नाकामयाब साबित हुई है। और इसकी मुख्य वजह ये है कि न तो उसका बसपा से तालमेल है, न सपा तालमेल है, और न ही वो आदिवासियों को साथ पाने में अब जो है कामयाब हो रही है। जाहिर है ऐसे में कांग्रेस का बड़ा नुकसान हो रहा है और ये उसके नुकसान की भरपाई तब तक नहीं होगी जब तक कि इनका विपक्षी दलों में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन ऐसा ना बन जाए। तो फिर इंडिया अलायंस क्या है फिर अशोक जी? इंडिया अलायंस क्या है फिर? कोऑर्डिनेशन और फिर आप देख लीजिए अभी जो आज बैठक हो रही है उसमें 3 बड़े दल जो है नहीं पहुंच रहे हैं, बड़े दल के मुखिया नहीं पहुंच रहे हैं। ठीक है, नीलाभ जी सब जवाब ले लेते हैं, समय कम है तो दोनों से प्रतिक्रिया ले लूं। नीलाभ जी, बातें पर्याप्त है अशोक जी के आपके सामने। मेरे भाजपा के मित्र बता रहे थे कि मैंने 3 महिलाओं से पूछा उन्हें पेंशन मिल रही, 2 महिलाओं से पूछा उन्हें पेंशन मिल रही। आप वो दैनिक भास्कर की कटिंग में भेज देता हूँ। 8 महीने से कोरोना में जो बच्चे अनाथ, देखिए चुनाव हारना इतना अलग विषय है लेकिन उससे मुद्दे गौण नहीं हो जाते, मुद्दे खत्म नहीं हो जाते। आप जीते, आपको शुभकामनाएं, हमारी कहाँ गलती, हम उससे जनादेश स्वीकार कर रहे हैं, हम समीक्षा करेंगे। उससे मुद्दे यथावत रहते हैं, मुद्दे फर्क नहीं पड़ रहा। 8 महीनों से कोरोना में जो बच्चे अनाथ हुए उन्हें पेंशन नहीं मिली। जो 12 साल के बच्चे के साथ बलात्कार हुआ था उज्जैन में, उसे एक भी पैसा नहीं मिला। हाल की समीक्षा में ये कारण भी आप रखेंगे कि आपका तालमेल आपके बाकी इंडिया अलायंस के दलों के साथ नहीं रहा? दूसरी बात, मेरी बात पूरी होने दीजिए। उसके बाद आपको बुरहानपुर में अभी हालिया 10 दिन पहले ये मुद्दे उठाने के लिए 5 साल हैं आपके पास नीलाभ जी, और भरपूर तरीके से उठाइएगा। लेकिन फिलहाल हार और जीत की समीक्षा हो रही है कि बीजेपी के इतने क्यों हारे। बड़ा मुद्दा है, 2 गांवों किसानों ने आत्महत्या की। मैं इसके लिए पूरे 5 साल आपके साथ डिबेट कर सकती हूँ, लेकिन सुनिए ना, जो सवाल नहीं नीलाभ जी, यही तो दिक्कत है कि वो रणनीति पर काम कर लेते हैं और आप ये चर्चा नहीं करना चाहते कि आप में कमियां कहाँ हैं। देखिए, हमने आपसे पहले ही कहा कि हमें जनादेश स्वीकार है, इसीलिए पूछ रही हूँ मैं आपसे कि आपका कोऑर्डिनेशन नहीं रह पाया और 24 में भी इसी तरह चलेगा तो फिर कैसे निकाल पाएंगे? हम आत्मचिंतन करेंगे, अवलोकन करेंगे और हमारी कहाँ गलती है सुधारेंगे उसे। हम आपसे कह तो रहे हैं। सिंपल एक लाइन में बात फिनिश कर रही है कांग्रेस की, उनकी जो गलतियां हैं उन्हें सुधारेंगे। हालांकि 2018 में भी जब हम चर्चा करते थे उसके बाद आप लोगों का टेम्पो हाई था और फिर उसके बाद स्थितियां जब इस तरह की हुई तो फिर आप सिंधिया और अपने अंदर बैठे हुए जो लोग हैं उनको लेकर आपकी चर्चाएं शुरू हो गई थी। तब भी आपने कहा था कि जो चीजें हमसे छूट गई या गलतियां हुई हैं उसको लेकर हम समीक्षा करेंगे। चेतन जी, कई आपके भी टूटे, कई आपके भी छूटे, और जब बात होती है भारत आदिवासी पार्टी की तो यहाँ आप भी टूटे हैं, तो आदिवासी गया कहाँ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो ट्राइबल बहुल क्षेत्र था उनको लेकर के, उनकी योजनाओं को लेकर के, उनमें जिनकी स्वीकार्यता थी, भील टंटिया मामा को लेकर के अनेक प्रकार के जो योजनाएं उस पर फोकस किया और निश्चित रूप से निसंदेह भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पेट बढ़ाई है, घटी नहीं है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो कि
परंपरागत रूप से कांग्रेस मानती है कि उनका वोट बैंक रहा है। हमने उस परिवार में, परिवार के साथ में, अपने परिवार में उनकी एंट्री की है। ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ताकत है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी परिस्थितियों में यह स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि हम अपना जनाधार नहीं बढ़ा सकते इनके बीच में जाकर के। देखो, हमने उसको हासिल किया। कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुई। कांग्रेस जनता को ये मान करके चलती थी कि बीजेपी से नाराज लोग आखिर हमारे पास आएंगे, लेकिन हमको पता है कि जिन लोगों ने घर से निकल करके मंजिल के लिए संघर्ष किया, वो ठहराव तो हो सकता है लेकिन गुमराह नहीं हो सकते। कांग्रेस के लोग निकलना नहीं चाहते। ये सोचते हैं मंजिल चल करके इनके घर पर आएगी, काल बिल बजेगी, सत्ता की घंटी बज जाएगी और सैलाना सीट के हारने के पीछे फिर वजह आप देखते हैं कि आपने सब कुछ कर दिया, लेकिन सैलाना में रह रहे आदिवासियों को आप अपने साथ नहीं ला पाए। ठीक है, निश्चित रूप से ये हमारे लिए चुनौती है और मैं आपके चैनल पर दावे के साथ कहता हूं, अगली बार सैलाना भारतीय जनता पार्टी की झोली में होगा। हमने ऐसी सीटों को चिन्हित करके उसको अपने लक्ष्य पर निर्धारित करते हैं जहां पर लगता है कि कठिन लक्ष्य। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश में सैलाना सीट अगली बार विधानसभा के चुनाव में, और मैं अभी 2024 के लोकसभा चुनाव का बताता हूं कि सैलाना क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। आप लिख लीजिए बहन जी मेरी बात को। और यही हमारी ताकत, यही हमारी सोच, जहां पर कांग्रेस मान करके चल रही थी कि अब हमारा अवैध किला हो गया छत्तीसगढ़, हमने 54 खंडों में विभाजित करके 54 सीटों पर विजय से हासिल किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। समय इतना इजाजत देता था। बीएसपी से संजीव सिंह कुशवाहा 34,000 से ज्यादा मत उनको मिले। बसपा से नीलमणि सिंह 14,184। और वहीं आप बात कीजिए, अगर बसपा के अमरनाथ पटेल की ये भी कैंडिडेट थे, 30,251 मत इनको मिले। आज़ाद समाज पार्टी जिनको 5,689 मत मिले। बीएसपी और सपा के जो कैंडिडेट थे और बाकी दल भी उतरे इस चुनावी समर में, जिन्होंने वोट अपनी तरफ लिया, लेकिन ये वोट कहीं से तो कट के आया। बीजेपी का बड़ा तो कटा किसका, इसको लेकर हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि शाह ने जो रणनीति बनाई कि बसपा वालों को खर्चा पानी देते हो कि नहीं, वहीं से प्रत्याशियों को समझ आ गया था कि आगे की रणनीति क्या है। और जब साथ मिले विरोधियों का भी, तो किसका ना सिक्का चले। रखिए अपना ख्याल। ये थी रणनीति शाह की। दीजिए इजाजत।